हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि उनका बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। पेपर कैसा था, कैसा नहीं, डिफिकल्टी लेवल भाई मॉडरेट था या हाई था या फिर बहुत इजी था, इसी सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एमटीजी एडिटोरियल टीम से दो एक्सपर्ट्स। तो बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं रितु मैम और निष्ठा मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। ओके, बायोलॉजी का पेपर, सिंपल स्टार्टिंग जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि भाई पेपर था कैसा, इजी, मॉडरेट, टफ? अच्छा था पेपर, बोलें तो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ओके, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, बच्चे को कंसेप्ट है। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो उसका, अच्छे से पढ़ा हो समझा हो तो बच्चे आराम से वही कि जिसने कर जितने अच्छी सकता है। प्रैक्टिस करी हो हाँ, उसके जितनी लिए, अच्छी बट वही प्रैक्टिस मॉडरेट टू टफ था ही। था। ओके, टाइम मैनेजमेंट को लेके मैं करता हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना मैम बहुत ज्यादा इश्यूज आता है पेपर के टाइम पे कि यार 3 घंटे बच्चे को मिलते हैं लेकिन 3 घंटे के टाइम पे ना वो पेपर फिनिश नहीं कर पाता। तो क्या बायोलॉजी के पेपर में भी यही कुछ चीज देखने को मिली कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया तो आपको लगा कि यार बच्चे को नहीं 3 घंटे से ज्यादा लग सकता है, नहीं यार 3 घंटे में बच्चे ने पेपर कर लिया, क्या था मतलब? देखिए, बायो तो होती ही थ्योरेटिकल बेस्ड है, ओके, ज़्यादा थ्योरी रहती है। तो लिखने का काम उसमें ज्यादा हाँ, रहता है। लिखने का काम ज़्यादा रहता है। तो बच्चे का ऑब्वियसली इस बार का जो पेपर था थोड़ा लेंथी था, ओके, बट अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उससे अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे उसके अच्छे से उसने सिलेबस कवर किया, अच्छे से चैप्टर्स को इन डेप्थ जाके पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो विजुलाइज करना, लिखने से पहले विजुलाइज करना चीज़ों को, तो वो थोड़ा उसके लिए इजी रहेगा ईज़ी क्योंकि अगर उसने रहेगा। आंसर्स हाँ, को पॉइंट टू पॉइंट भी पॉइंट, लिखा होगा हाँ, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चंस क्वेश्चंस थोड़े, लेंदी हाँ। थे, हुँ। आंसर्स छोटे थे, अच्छा, ऐसा था। क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस थे, लेंदी आंसर थे छोटे थे, ये और पहली बार क्वेश्चंस को, देखने में हाँ मिला है। हाँ, क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ने में पढ़ोगे, टाइम फिर हाँ, उसको समझ के लिखना। तो लिखना। जिसको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो हाँ, पढ़ने में भाई टाइम, फिर वही वो वाली बात अंडरस्टैंड कि वो करके बात लिख जिसने सकता है। जितनी जल्दी से उस कंसेप्ट को समझ समझ लिया, लिया, अपने लिख दिमाग के अंदर बुन लिया, उसने वो चीज कर दिया। ओके, हाँ। अगर मैम मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्या क्वेश्चंस मतलब पूरे पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे या कुछ बाहर से भी आए थे? बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक बार देख के लगेगा ये सिलेबस में नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, अनकॉमन क्वेश्चन थे। होता है हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, एक आधी लाइन छोड़ दी, इस बार उसी में से ही क्वेश्चन था। ओ, हाँ, तो ये पेपर वही एकदम वाली बात हो गई एनसीईआरटी कि बेस्ड यार था। मैं जो टॉपिक छोड़ के गया उसी में से नहीं, पेपर बन के टॉपिक आ कहीं गया। नहीं छोड़ा होगा आपने, वो लाइन छोड़ी होगी तो उस लाइन में से क्वेश्चन आया है, हाँ ऐसा यार, हर था। बार मैं मेरे साथ ही होता था, मैं जब भी हाँ, पेपर देने बैठता था मैं सामने मैं अपना क्वेश्चन पेपर देता था, मैंने कहा अरे यार ये तो वही टॉपिक था जो मैं हाँ, छोड़ कर आया हूँ। तो था पेपर सारा एनसीईआरटी बेस्ड। हम हम्म, मेन तीनों चारों सेट्स की बात करें, सारे अपने एनसीईआरटी से आए थे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन घुमा फिरा कर जो चीजें हर बार नहीं हम्म। पूछी जाती वो वाली चीजें ज्यादा पूछी थी। मतलब ये कि यार आप अगर ये सोच कर आए हो कि भाई इस बार का पेपर ऐसे ही हम्म, आपको जो हर बार आया वैसा नहीं आया, कहीं से भी कुछ भी निकल कर हाँ, पूछ ले, बट आया वो एनसीईआरटी में से हाँ ही जी, है, ऐसा है। ओके बिल्कुल। मैम, पैटर्न चेंज करा सीबीएसई ने, राइट? हुँ। पैटर्न बच्चों के ऑब्वियसली भाई कि तुम्हारे को कि यार नई चीजें सिखाने के लिए ऑब्वियसली किया। अब ये जो नया पैटर्न चेंज हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर बनकर आया तो ये बच्चों के लिए इजी बन, मतलब ये उनके फ्यूचर वाइज इजी है या उनके और थोड़ा सा टफ कर दिया नहीं, इसमें क्या है कि देखिए, जैसे सीबीएसई इस बार ज़्यादा हो रहा है कि सीएफक्यूज़ के कॉम्पिटेंसी है? फोकस्ड क्वेश्चंस वो दे रहा है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आगे जाके बच्चे को फ्यूचर में हेल्प करेंगी। अब उसमें क्या है कि क्योंकि पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम्म। तो जब वो रियल लाइफ सिचुएशंस में इन चीज़ों को उससे रिलेट होके करके अप्लाई करेगा, तो डेफ़िनेटली वो बच्चे को हेल्प करेगा उसकी एग्जैक्टली लाइफ क्योंकि में। देखा जाए तो 12th के बाद उसे जेई और नीट ही देना है तो भाई उसे कॉम्पिटिटिव के कैसे हाँ, आते हैं क्वेश्चंस उसका तो एक बिल्कुल। आइडिया होना ही चाहिए, बिल्कुल। ओके हाँ। मैम, मेरा ये सवाल था कि यार मैं एक्चुअली अपने एक पहले वाले सवाल से इसको थोड़ा सा लिंक हम्म, करना चाहता हूँ कि मैंने पूछा था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आया नहीं आया, राइट? अब आपने कहा कि लाइन में से उठकर आ गए हाँ तो जी, वो बच्चों के लिए ट्रिकी बन गया होगा। ट्रू। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे ये कितने देखे गए पेपर में और बच्चे कंफ्यूज हुए या वो इजीली से मैनेज कर गए? नहीं थे क्वेश्चंस, तो अगर हम बोले ज्यादातर ट्रिकी ही थे, स्पेशली क्योंकि हमारे एक अचानक लाइन से कहीं से भी उठ के आ पर्टिकुलर जाएगा तो ट्रिकी ही होगा। पर्टिकुलर सेट में 57 1 2 सेट, कंपैरेटिवली दो और सेट से थोड़ा ट्रिकी था। क्योंकि चाहे वो 1 मार्क का है चाहे वो 2 मार्क का है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ रहा है, पूरा लिखना भी पड़ रहा है।
अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ा धड़ 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 लिखना शुरू, वो नहीं था इसमें। अच्छा मैम, बायोलॉजी में वैसे ये भी चीज होती है कि थ्योरी तो होती है लेकिन उसके साथ ना डायग्राम भी आ जाते हैं बनाने को। हाँ, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिले इस बार, और अगर है तो किस, मतलब मैं बोलूँ कि कितनी मात्रा में, या मैं बोलूँ कि कितनी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले जो भाई डायग्राम बेस्ड थे। अब हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि बायोलॉजी तो होती ही हाँ, डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम थ्योरी दोनों आता है हाँ उसमें हाँ, तो। तो उसमें जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप न्यूमेरिकल्स करके चले जाओ, थ्योरी हाँ। पढ़ के जा चले जाओ, बट बायो में तो आपको साथ में एक रहता है कि एडिशनल पॉइंट के आपको डायग्राम्स करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी इस बार डायग्राम्स तो थी, बट जैसे पहले आता था ना कि लेबलिंग करके कुछ मिस कर दी लेबलिंग, और लेबलिंग पूछ ली वहां पर, वो नहीं था, वो काफी कम था। पर केस बेस में थोड़ा कंसेप्चुअल, वही इस बार जैसे हम कह रहे हैं कि बार बार क्योंकि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड चीजें हैं, सीबीएसई बोल रहा है, तो वो डायग्राम्स भी उसी तरह से ही केस बेस में पूछी गई थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन दूसरा ना इसी में से निकल कर आता है कि जैसे आपने बोला केस बेस्ड, तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस थे ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चे को देखने को मिलेंगे? आपने कहा कि जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड आया है, राइट? हम्म। तो कुछ तो केस बेस्ड का आधार बनाया होगा, तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? उसमें आपका ये रहता है कि एक आपको सिनेरियो दे दिया, ओके। है ना? उसको आप देखो, दिमाग में विजुअलाइज करो कि ऐसा होता है, पिक्चर फ्रेम कर दिया, फिर उससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछ ली कि ओके। इसका रीजन क्या है, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको ऐसे नहीं करके करके डिफरेंट तरीके कैसे, से ओके, करेंगे। मतलब वही तो जैसा आपने बोला कि थोड़ा सा ट्रिकी हाँ, बनाने की, ट्रिकी पूरी करने के अच्छे से लिए ट्रिकी बनाने की कोशिश किया पूरी गया कोशिश है। करी है। ओके। फिर से मैं बार बार एम्फेसिस करूंगी कि ये सेट टू सेट भी वेरी हुई है चीजें। हाँ, काफी सेट्स निकलते हैं हर हाँ, साल, कम से कम 15 से 18 तो तो पेपर निकलते हैं 3 निकलते हैं। सेट और जैसे मेनली बिल्कुल मेनली हाँ, मेजरली डिफरेंट है, 2-3 सेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चन अलग होते हैं, बाकी कॉमन होते हैं। बाकी कॉमन होते हैं। हाँ, तो उनमें ऐसा है कि एक सेट में केस बेस था, बट लेकिन इजी था थोड़ा, बट बाकी दो में तो केस बेस को घुमा फिरा के ही चीजों को पूछा गया है। अच्छा, ये जो असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज हैं, तो यही सेम जैसे आप बता रहे हो 3 सेट के अंदर है, ये वाली जो चीजें एमसीक्यूज वगैरह, ये भी वैसे ही सेम सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, असर्शन रीजन तो जैसे वो तो अब आते ही आते हैं, तो असर्शन रीजन तो थे, बट एमसीक्यूज भी हमारे काफी अलग अलग वैरायटी के इस बार एमसीक्यूज थे, जैसे पहले ओके। ऐसा नहीं था, बट इस बार वैरायटी बहुत थी। जैसे कुछ वेराइटीज हाँ बहुत डाटा बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, और इवन कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो हम्म। जो सैंपल निकाला है सीबीएसई ने, तो उसको काफी हद तक फॉलो किया गया है जो एक्चुअल सैम्पल पेपर पेपर में भी। उन्होंने रिलीज करा था। हाँ जी। अच्छा, उसी सैम्पल पेपर से मेरा एक और क्वेश्चन निकल कर आता है यार, ये जो सैम्पल पेपर्स बच्चे कर कर गए थे और एक पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स करके आते हैं, तो इन्हें कोई एक एज मिलता है कि भाई जब फाइनल पेपर देखते हैं कि ठीक है यार, अगर किसी ने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करी है, राइट, किसी ने पीवाईपी कर करके आया है, तो जब वो पेपर देने पहुंचता है तो उसको एक अनड्यू एडवांटेज, मतलब एडवांटेज की मैं बात करता हूँ, तो देखने को मिलती है कि हाँ यार, हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो हमारे लिए तो है ये। तो ऐसा कुछ हुआ इस बार के पेपर डेफिनेटली होगा। आप अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस पेपर किया ही नहीं है तो आपके लिए एकदम सब कुछ सरप्राइज है। आपने किया है तो कहीं ना कहीं अगर ड्रास्टिकली डिफरेंट भी आ जाए में? तो भी 30-40% सिमिलैरिटी तो रहेगी, क्योंकि पेपर तो सब्जेक्टिव ही है। तो ये तो पीवाईपीज प्रैक्टिस करना या जितने भी और सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना तो मस्ट है, जिससे कि आपको एक हम्म। आइडिया रहता है दिमाग में, एक डायरेक्शन रहता है कि हाँ इसी से आता जाता इसी के आगे पीछे मिलता जुलता पेपर आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो मोस्टली कहते हैं कि यार हम तो एनसीईआरटी ही फोकस्ड है, तो एनसीईआरटी से ही निकल कर आना है, हम एनसीईआरटी पढ़कर जाएंगे, लाइन टू लाइन पूरा रट हाँ, लेंगे, लेकिन हम वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो वही है। बट अगर वही मैं बोलूँ यार, एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा पर्सनल भी है कि यार एवरेज स्टूडेंट की, चलो भाई जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी अगर वो कर कर गया हो, तो वो कितना स्कोर कर लेगा इस पेपर में? एवरेज मैं जिसने पढ़ा रट्टा ही तो हो। नहीं चलूंगा, रॉड लर्निंग तो नहीं चलनी है भाई, नहीं कंसेप्ट बेस चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना और समझना तो पढ़ेगा, पढ़ क्योंकि के जैसे जाने हाँ, के लिए भी, वहां जाके लिखने के लिखने लिए के भी। लिए क्योंकि एग्जैक्टली। बायो के लिए बहुत हाँ, लोग कहते हैं कि पेपर क्रैम में कर पेपर लिया। में लिख के नहीं आ सकते ना, मैं हाँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं हाँ, आता। और रट्टा होगा तो आप सब कुछ लिखोगे क्योंकि आप तो रट के आए हो। तो पर हम्म। नंबर के हिसाब से लिखने के लिए, जैसा कि आपने पहले पूछा था, लेंदी है, अगर आपको उसको 3 घंटे में खत्म भी करना खत्म है करना है, हाँ। तो फिर आपको समझना तो पड़ेगा कि मैं थोड़ा बहुत कितना लिखूं। चैलेंजिंग है कि मतलब भाई हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि एवरेज आपके लिए डेफिनेशन क्योंकि क्या हर है। क्वेश्चन को इन्होंने सब पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड किया है, किया, तो ओके। आपको जितना आता है आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके तो उन्होंने एक एक नंबर में भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आप एक एक नंबर जितना ही लिखो। मतलब क्रैमिंग नहीं चलेगी। जैसे मतलब पहले कहते थे ना कि बायो है तो नहीं थ्योरेटिकल है तो क्रैम करके चले हो, ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ नहीं अब है, ऐसा अब नहीं ऐसा है, नहीं, अब तो तभी पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि आप लोगों को भैया आगे वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। मैम हमारा एमटीजी का हमेशा ये दावा रहता है कि भाई कोई भी पेपर हो उसमें से 75% से लेके 85% तक हमारे सैम्पल पेपर्स जो स्कोर मोर है, हमारे पीवाईपी चैंपियंस या हमारे क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर आते हैं, या फिर मतलब ये बोलेंगे एग्जैक्ट आ गए, या फिर भाई थोड़े बहुत नंबर वगैरह चेंज करके। तो इस बार के पेपर की अगर मैं बोलूँ तो कितना परसेंटेज आपको देखने को मिला? देखिए, मोटा मोटा भी अभी देखे तो 30-35% तो पेपर हमारा सेम रहा है सीबीएसई ओके, चैंपियन से चैंपियन से भी। भी है ना। और स्कोर मोड वगैरह में भी हम काफी बच्चे को अच्छा प्रैक्टिस कॉर्नर देते हैं। ये आपके हम्म, केस बेस्ड क्वेश्चन है जितने भी रहे, बाकी के हमारे प्रैक्टिस पे बुक्स जितनी भी हैं, बाकी तो बच्चे को थोड़ा बच्चे ने अटेम्प्ट करना मतलब ये है कि पड़ता जिसने ही अगर है। तीनों बुक ले रखी होंगी तो उसे तीनों पता ले होगा कि रखी भाई होगी तो हाँ, हाँ। आराम से हाँ पेपर 80% तो हाँ, कहीं नहीं गए, उसके यस, 85 तो कहीं नहीं गए अगर मिक्स उसने ये मैच तीन भी करके करके पेपर। गया होगा तो। ओके मैम, मेरा यहाँ पे एक लास्ट सवाल निकल कर आता है कि ठीक है अभी तो हमने पेपर कैसा था, कहाँ लेंदी था, बच्चे को क्या दिक्कत आई हो सकती है, क्या नहीं आ सकती, किस एवरेज बच्चे के लिए कितना रहा होगा स्कोरिंग क्या था, तो सब पूछ ले। लेकिन अब मैं ये जो सवाल है मैं उन बच्चों के लिए बात पूछना चाहता हूँ जो अब 12th में आए हैं, जो अब 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो दोनों है, ठीक हाँ है। जी। सो मैं ये चाहता हूँ कि यार आप मैम ये बताइए कि अगर एक 12th में जो बच्चा आया है अब वो 2026 में पेपर देने वाला है, तो उसे कैसे अपने एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक रोड मैप बनाना चाहिए कि भाई जब वो पेपर में पहुंचे, क्योंकि जैसे हमने बताया लेंथी है, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है, कितनी चीजें हैं, तो क्या क्या वो चीजें अपने एक रोड मैप बना के चले कि जब वो आए तब उसे वो चीजों का फेस सामना ना करना पड़े जो भाई उसके सीनियर्स कर कर गए। इसमें ये है कि प्लानिंग हम्म, प्लानिंग जो है वो शुरू से ही, मतलब जैसे आपने एंटर किया क्लास 12th में तो प्लानिंग तभी से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये वेट नहीं करना कि जैसे लोअर क्लासेस में था कि ठीक है जी समर वेकेशन आ गई उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैं तो वो दिसंबर से पढ़ता था मैम, ये पेपर से तीन नहीं, महीने पहले पढ़ना शुरू करूंगा। वो अब नहीं चल सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारे पेपर्स आ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं, तो वो अब नहीं चलेगा। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत आना चाहिए। चाहिए। तो आप चंक्स में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करें। एग्जैक्टली ठीक क्योंकि ठीक है। ये भी नहीं सोच सकते ना यार आपके सिर्फ बायोलॉजी और पूरे साल का समय, भाई सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, हाँ, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री फिजिक्स भी होगी, और जो जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी, आपके अदर सब्जेक्ट्स भी सब हैं, कुछ आपको हाँ। सबका एक टाइम टेबल, एक रोड मैप बना के टाइम चलना टेबल बनाना है, साथ ही साथ आपको जैसे आपने कर लिया तो उसकी एक रिवीजन इज मस्ट। मस्ट, वो तो इम्पोर्टेंट है, हाँ, प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस जब आप जितनी पहुंचो आप। तो वहां पे पेपर जब हाँ, आपके हर सामने हाँ, आए तो आपको लगे यार ये तो 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे भी क्या एग्जैक्टली। है। और जैसे जैसे है कि एनसीईआरटी इज अ बाइबल, तो हम्म, उसको तो आप रट बस लो थॉरोली अच्छे से, नहीं रट नहीं रटना लो, आई नहीं मीन है। रटना अच्छे से, नहीं। अच्छे से पढ़ना, समझ हाँ, लो। तो रटना नहीं है, चतुर नहीं थॉरली बनना, उसको, ठीक हाँ, है, राइंचो वर्ड, बनना 3 इडियट्स का। बिल्कुल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पेपर में। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, चाहे कितनी भी आप रोट लर्निंग कर लो, क्रैम कर लो, वो आप नहीं, नहीं आप नहीं कर थोड़ा पाएंगे। सा आउट ऑफ बॉक्स गॉट और इट। थिंकिंग एट द लास्ट we should take children should take care of their health, they should be happy, they should हाँ be कि fit, मतलब भाई अच्छा खाना खाइए। एग्जैक्टली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो खुश रहिए वो दैट अच्छे इज से मोस्ट थैंक यू सो इम्पोर्टेंट। मच मैम अपने एक्सपीरियंस इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। आई होप इनको इस चीज़ से बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ यार, अब देखो पेपर्स तो आपके खत्म हो गए, लेकिन एमटीजी ने ना आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है आगे, कि आपका जेई का पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको कैसे करना है, क्या क्या बुक्स लगेंगी, नीट के लिए कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए क्या लगेगी, सीयूटी का जो देने वाले उनके लिए क्या क्या कैसे कैसे उनको चीजें आगे प्रोसीड करनी है। तो डोंट वरी यार, एमटीजी के चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का आज का पेपर कैसा हुआ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।